हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आप जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपके पादप उत्तक संवर्धन अध्याय 16 है। पादप उत्तक संवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पादप के किसी कायिक भाग को अलग करके उसको संवर्धन माध्यम में विकसित करके और उससे फिर बड़ी संख्या में उसके अमाउंट प्राप्त करना, छोटे छोटे पौधे प्राप्त करना जिन्हें प्राकृतिक स्थानों पर उगाकर बहुत प्रजाति बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार के अध्ययन करने वाले जो विज्ञान की शाखा है उसे हम क्या बोलेंगे, पादप उत्तक संवर्धन, यानी पादपों का विकास संवर्धन माध्यम बना के उनका विकास करना और फिर जो छोटे छोटे उनकी जीनी संरचना के रूप में जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं उनको किसी प्राकृतिक परिवेश के अंदर उगाकर आप क्या करोगे, उसकी बड़ी मात्रा को प्राप्त कर सकते हो, ज्यादा उत्पाद प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्लांट्स है उसका कोई भी आप कायिक भाग है वो ग्रहण प्राप्त कर लोगे और उस कायिक भाग को आप क्या करोगे, संवर्धन माध्यम पर विकसित करोगे। संवर्धन माध्यम के लिए आपको ऐसे पोषक तत्व लेने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, उस पादप की वृद्धि करने के लिए आवश्यक होंगे, उसको प्रेरित करेंगे और फिर वो बड़ी मात्रा में जो छोटे छोटे पौधे प्राप्त हो जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वातावरण में उगाया जाता है और नई पादप प्रजाति का निर्माण कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स का उपयोग करते हैं, कुछ टर्म्स हैं वो देखते हैं कि किसे बोला जाता है संवर्धन माध्यम, कर्तोतक किसे बोला जाता है। तो इन सब को हम देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा आती है आपके संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम एक नाम आता है कर्तोतक। तो देखिए स्टूडेंट, संवर्धन माध्यम किसे बोला जाता है, किसी भी पादप रासायनिक रूप से ज्ञात अवयव जो पोषक माध्यम होते हैं वो किसी भी पादप प्रजाति को उसके जीनीय संरचना को संवर्धित करने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं उसे क्या बोला जाता है, संवर्धन माध्यम बोला जाता है। तो वह पोषक पदार्थ जो संवर्धन में प्रयुक्त हो संवर्धन माध्यम कहलाता है। आगे आता है कर्तोतक, पादप का वह कायिक भाग जो संवर्धित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता हो कर्तोतक कहलाता है, कर्तोतक कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट को, संवर्धन माध्यम और कर्तोतक। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो अगली टर्म्स आती है आपकी, एक नाम आता है केलस। तो देखिए केलस किसे बोला जाता है,
एक आती है निर्जमीकरण। तो देखिए केलस किसे बोला जाता है, देखिए किसी भी पादप भाग को आपने लिया, उसको संवर्धन माध्यम में डाला, तो वो पादप भाग क्या करेगा, उस संवर्धन माध्यम वो लेकर विकसित होगा, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा, जिसमें विभाजन की क्षमता होगी, तो उनको विभज्योतक कोशिकाएं बोला जाता है। तो उनका जो समूह बनेगा उसे क्या बोला जाता है, केलस बोला जाता है। तो देखिए संवर्धन के पश्चात बना विभज्योतक कोशिकाओं का समूह है, विभज्योतक कोशिकाओं का समूह है, केलस कहलाता है, केलस कहलाता है। और निर्जमीकरण किसे बोला जाता है, संवर्धन माध्यम में जिन जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उनको सूक्ष्म जीवों से रहित करना चाहिए, यानी अगर उन पर कोई वायरस बैक्टीरिया अगर इस प्रकार के रहेंगे तो वो जो पादप विकसित होंगे उनमें शुरुआती अवस्था में अगर वो रोग कारक लग गए तो वो पूरी जो प्रजाति उत्पन्न होगी वो कैसी होगी, रोग युक्त होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम उपकरण काम में ले रहे हैं उनको निर्जमीकृत करना जरूरी है, यानी उन्हें सूक्ष्म जीवों रहित करना जरूरी है। तो देखिए संवर्धन में प्रयुक्त उपकरणों को सूक्ष्म जीवों रहित करना, या उसे क्या बोलेंगे, निर्जमीकृत करना। ठीक है, तो दोनों टर्म्स नोट कर लीजिए। आगे दो टर्म्स काम में आती है, एक नाम आता है सरोपण और एक आता है क्लोन। तो देखिए सरोपण किसे बोला जाता है, जो पादप भाग हम संवर्धित करने के लिए प्रयुक्त लेते हैं उस पादप भाग को उस संवर्धित माध्यम पर रखना क्या कहलाता है, सरोपण कहलाता है। यानी जो पादप भाग हम संवर्धन के लिए ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, कर्तोतक, और उस कर्तोतक को जब संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, सरोपण। कर्तोतक को संवर्धन माध्यम पर आरोपित करना सरोपण कहलाता है। अगला है क्लोन। देखिए जो संवर्धन माध्यम के द्वारा जो पादप विकसित होंगे वो एक जैसे होंगे और बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे। जैसे आप किसी कागज की फोटोकॉपियां निकालते हो वैसे ही जब किसी जीव की फोटोकॉपी निकलती है तो उसे क्या बोला जाता है, क्लोन बोला जाता है, और ये अलैंगिक जनन का परिणाम होता है। तो देखिए संवर्धन माध्यम द्वारा या अलैंगिक जनन द्वारा एक समान
जीवों की उत्पत्ति क्लोन कहलाते हैं। जो एक जैसी फोटोकॉपियां बनती है जीवों की संवर्धन द्वारा या अलैंगिक जनन द्वारा, उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, जो आपके हेडिंग भी है टॉपिक की। तो क्या होता है सूक्ष्म प्रवर्धन? यानी कि उत्तक संवर्धन द्वारा नए पादप का निर्माण करना, उसे क्या बोला जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन बोला जाता है। उत्तक संवर्धन द्वारा नए पादप शरीर का निर्माण करना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। अब सूक्ष्म प्रवर्धन है वो किन किन चरणों में संपन्न होता है? तो इसके चरण देखिए। सबसे पहला है कर्तोतक का चयन, यानी जिसका आपको विकास करवाना है, जिस पादप भाग से आपको नया पादप बनाना है, उसको क्या बोलेंगे? कर्तोतक। तो हमें सबसे पहले चयन करना पड़ेगा कि आप पादप के किस भाग का यूज करते हैं, किस प्रकार उसको होना चाहिए, वो सब अब क्या होता है? कर्तोतक का चयन। इसमें क्या लिखेंगे? पादप के जिस भाग का सूक्ष्म प्रवर्धन करना होता है, उसका चयन करना तथा ध्यान रखना कि उससे उपयोगी तथा रोग रहित पादप तैयार हो। दूसरा है कृतोत्तर का निर्जमीकरण, यानी अगर उस पर कोई सूक्ष्म जीव लगे हुए हैं तो रोग रहित पादप बन सकते हैं। इसलिए संवर्धन प्रारंभ करने से पहले उस कृतोत्तर को क्या किया जाता है? रोग रहित किया जाता है। रोग रहित करने के लिए दो विधियां अपनाई जाती है। पहली विधि में तो उन्हें सीधे ही पानी से धोया जाता है। जैसे आपने किसी पत्ती का भाग ले लिया, आप उसका संवर्धन करवाना चाहते हो, तो पहले आप क्या करोगे? पत्ती को धोओगे, जिससे धूल मिट्टी जो भी उस पर लगे हुए वो हट जाएंगे। लेकिन अगर कोई सूक्ष्म जीव लगा हुआ है, गहराई से लगा हुआ है, तो वो धोने से नहीं निकलेगा। तो फिर उससे क्या किया जाता है? उसे क्लोरीन जल से धोलाया जाता है। क्लोरीन जल क्या करता है? प्रति जैविक नाशक होता है, इनको नष्ट करता है, ऐसे सूक्ष्म जीवों को। तो उसे क्लोरीन जल से धोया जाता है, या इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है आपके कर्तोतकों का निर्जमीकरण।
इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कर्तोतक रोग रहित हो, इसलिए निर्जमी निर्जमीकरण प्रक्रिया की जाती है। यह 2 चरणों में होता है। दो चरण कौन कौन से होंगे, पहले चरण में कर्तोतक को जल से धोया जाता है, ताकि धूल मिट्टी हट जाए। और दूसरे चरण में क्या किया जाता है, दूसरे चरण में कर्तोतक को रोग रहित करने हेतु क्लोरीन जल या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से निर्जमीकृत किया जाता है। AgNO3 से निर्जमीकृत किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स। अब सूक्ष्म प्रवर्धन हो गया, मैं पहला पार्ट हो गया आपके कर्तोतकों का चयन, दूसरा हो गया कर्तोतकों का निर्जमीकरण। यानी आपने कर्तोतक ले लिया जिसका उत्तक सूक्ष्म संवर्धन करना है, उसके बाद आपने उसको निर्जमीकृत कर दिया। अब तीसरा चरण क्या होगा कि उसका संवर्धन माध्यम पर सरोपण होगा, संवर्धन माध्यम पर उस कर्तोतक को रखा जाएगा। और कर्तोतक को रखने के बाद जो संवर्धन प्रक्रिया होगी वो 4 चरणों में पूर्ण होगी। पहले चरण में क्या होगा, उस कर्तोतक में अंग विभाजन, अंग जनन की, अंग निर्माण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे चरण में उसको उस पोषक पदार्थ से निकालकर दूसरे पोषक पदार्थ में डाला जाएगा। तीसरी जिससे उसका क्या होगा, गुणन प्रारंभ होगा। तीसरे चरण में उसके पूरे शरीर का, पादप शरीर का निर्माण हो जाएगा। और चौथे चरण के अंदर पादप शरीर को दृढ़ और मजबूत बनाया जाएगा ताकि वो किसी भी वातावरण में स्थिर रह सके। तो तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, संवर्धन माध्यम पर रोपण। तीसरा है कर्तोतक का संवर्धन माध्यम पर रोपण। चार चरण है इसके। पहला चरण
दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले चरण में क्या होगा? कर्तोतक को संवर्धन माध्यम पर रोपित करने से उसमें अंग जनन प्रारंभ या अंग निर्माण प्रारंभ। दूसरा चरण, इसे नए संवर्धन माध्यम पर स्थानांतरित करना। तीसरे में गुणन प्रक्रिया द्वारा पादप शरीर का पुनरुद्भवन। और चौथा चरण, चौथे चरण में क्या होगा? पादप शरीर का दृढ़ीकरण तथा वातावरण के अनुकूलित विकास। तो इन प्रक्रमों से गुजरते हुए पूरा सूक्ष्म संवर्धन है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी आपने जैसे मान लीजिए पादप की पत्ती को लिया, ठीक है, उससे आप नया पादप शरीर बनाना चाहते हो तो आपने क्या किया? पत्ती को लिया, उसे पानी से धोया, मिट्टी कंकड़ पत्थर दूर हो गए। अब आपने उसको क्लोरीन जल से धोया, सिल्वर नाइट्रेट से धोया, तो उस पर जो भी सूक्ष्म जीव थे वो भी हट गए। अब आपने उस पत्ती को संवर्धन माध्यम में डाल दिया। संवर्धन माध्यम में उसके अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगा, उसका गुणन होने लगा और उस पत्ती से एक छोटा सा पादप शरीर बनकर विकसित हो गया। और ये पादप शरीर विकसित हो गया, फिर ये संवर्धन माध्यम उस पादप शरीर को छोटी अवस्था में लेकिन मजबूत बनाएगा, ताकि आप वहां से उठाकर अगर उस पादप को जमीन में रोपोगे तो वो आसानी से वहां पर रह जाए, वातावरण के अनुकूलित रह जाए, वातावरण में अनुपयुक्त उपयुक्त जो उपयुक्त कैसा भी वातावरण हो वहां पर वो अपना जीवन यापन कर ले और अपने शरीर की वृद्धि कर ले। तो जैसे जैसे चौथा चरण कंप्लीट होता है, एक छोटा सा ऐसा पादप बन जाता है जो किसी जमीन में आप ले जाने कर उसको उगा सकते हो। आप देखते हो ना, कई छोटे छोटे पौधों का पूरी नर्सरी होती है, वो नर्सरी में क्या किया जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन किया जाता है, जिसके द्वारा छोटे छोटे किसी पादप के एक भाग से कई छोटे छोटे पादप प्रजातियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये है सूक्ष्म प्रवर्धन, नोट कर लीजिए।
अब देखिए पादप का कौन सा भाग कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इस आधार पर संवर्धन है वो पादप संवर्धन कई प्रकार का होता है। अगर क्रतोतक के रूप में होता है तो उसे क्रतोतक संवर्धन बोला जाता है, केलस संवर्धन बोला जाता है, ठीक है। और अगर आप कोशिका ले रहे हो संवर्धन माध्यम में तो कोशिका संवर्धन बोला जाता है। आप अगर उसमें जीव द्रव्य को ले रहे हो तो उसे जीव द्रव्य संवर्धन बोला जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर संवर्धन पादप का आप कौन सा भाग संवर्धन के लिए ले रहे हो उस आधार पर संवर्धन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला संवर्धन का प्रकार है वो हम देखते हैं केलस संवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहला जो आपके केलस संवर्धन अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, केलस संवर्धन ही पढ़ रहे थे। यानी संवर्धन के लिए आप पादप के किसी भी भाग को कर्तोतक के रूप में लेते हो तो इस प्रकार का संवर्धन क्या कहलाता है, केलस संवर्धन कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अंगोद्भवन और एक होता है भ्रूणोद्भवन, कायिक भ्रूणोद्भव और एक अंगोद्भव। तो देखिए यदि कर्तोतक के रूप में पादप शरीर का कोई भाग लेकर उसका संवर्धन किया जाए तो इसे केलस संवर्धन कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंगोद्भव, दूसरा है कायिक भ्रूणोद्भव। अंगोद्भव का मतलब है विभिन्न विभाजनों द्वारा संपूर्ण पादप के अंगों का निर्माण होना, ठीक है। कायिक भ्रूणोद्भव किसे बोलेंगे, वैसे नॉर्मली जब जनन होता है पादप में लैंगिक जनन तो भ्रूण का निर्माण है वो अंडा बीजांड की अंदर जो कोशिका अंड कोशिका होती है और नर युग्मक के मिलने से निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। लेकिन यहाँ पर आप अलैंगिक जनन करवा रहे हो, यहाँ पर कोई निषेचन जैसी प्रक्रिया नहीं होती है, तो इसमें भ्रूण का निर्माण किसी कायिक कोशिका से होता है तो उसे क्या बोला जाता है, कायिक भ्रूणोद्भव। अब वो भ्रूण है वो द्विगुणित भी हो सकता है और अगुणित भी हो सकता है। वो किस पर निर्भर करता है कि इसका निर्माण जिस कोशिका ने किया वो अगर द्विगुणित थी तो भ्रूण द्विगुणित होगा और अगर अगुणित थी तो भ्रूण है वो अगुणित होगा। तो कायिक भ्रूणोद्भव किसे बोलेंगे, कायिक कोशिका द्वारा भ्रूण का निर्माण करना कायिक भ्रूणोद्भव कहलाता है। यह भ्रूण द्विगुणित या अगुणित हो सकता है
यह इस पर निर्भर करता है कि इसका निर्माण किस कोशिका से हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए केलस संवर्धन के पॉइंट। तो केलस संवर्धन के बाद अगर संवर्धन के रूप में किसी अंग का उपयोग किया जाए तो उसे बोला जाता है अंग संवर्धन, और अगर भ्रूण का उपयोग किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, भ्रूण संवर्धन। तो आगे ये दो प्रकार है। संवर्धन के लिए यदि किसी पादप के किसी अंग, अंडाशय, मूल आदि, संवर्धन के लिए यदि पादप के किसी अंग का उपयोग किया जाए तो इसे अंग संवर्धन कहते हैं। फिर है भ्रूण संवर्धन। यदि संवर्धन माध्यम पर भ्रूण को संवर्धित करवाकर नया पादप शरीर बनाया जाए तो इसे भ्रूण संवर्धन कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
अगला संवर्धन का प्रकार है परागकोश संवर्धन और जीव द्रव्य संवर्धन। परागकोश या परागकण संवर्धन और जीव द्रव्य संवर्धन। देखिए, परागकणकों का अगर संवर्धन माध्यम पर संवर्धन करवाकर अगर नए पादप शरीर का निर्माण किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? परागकोश संवर्धन। और यदि कोशिका के जीव द्रव्य को संवर्धित करवा के नया पादप शरीर निर्मित किया जाए तो इसे बोला जाता है जीव द्रव्य संवर्धन। यदि परागकणों का संवर्धन करवाकर यदि परागकणों का संवर्धन करवाकर नया पादप शरीर निर्मित किया जाए तो इसे परागकण संवर्धन कहते हैं। फिर है जीव द्रव्य संवर्धन। यदि कोशिका के जीव द्रव्य को संवर्धित करने से नया पादप शरीर बने तो इसे जीव द्रव्य संवर्धन कहते हैं। तो इसे जीव द्रव्य संवर्धन कहते हैं। आया समझ में? नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अपन ने जीव द्रव्य के प्रकार देखे। जीव द्रव्य संवर्धन के द्वारा, परागकोश संवर्धन के द्वारा, इस प्रकार अलग अलग जिस प्रकार का आप संवर्धन करके नया पादप शरीर बनाते हो तो वो संवर्धन का माध्यम भी उसी प्रकार का हो जाता है, उसी के अनुसार है वो संवर्धित होने लगता है, तो उसका नाम भी वही प्रकार हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो जीन को स्थानांतरण किया जाता है वाहक के द्वारा या बिना किसी वाहक के द्वारा, यानी जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का एक पार्ट था
कि जीन को स्थानांतरित करना, पादपों के अंदर जीनों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है वो हमने जीवों में देखा था। पादपों के अंदर अगर आप आनुवंशिक अभियांत्रिकी प्रयुक्त करते हो, नया पादप बनाना चाहते हो अपनी इच्छा अनुसार, तो उसमें आप जीन का स्थानांतरण कैसे करोगे, उसकी दो विधियां होती है, एक तो वाहक के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि और एक बिना वाहक के द्वारा यानी प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ तक आपके सूक्ष्म प्रवर्धन वाला पार्ट यानी पादप को आपने विकसित कर लिया कैलस के द्वारा, कर्तोतक का उपयोग करके नया कैलस बना लिया, क्लोन बना लिए, ये आपके कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण है वो किस प्रकार होता है, कैसे नए पादप प्राप्त होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।